हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सबका लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर के एक और वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने फंडामेंटल राइट के चैप्टर के 3 एस्पेक्ट को कवर करते हुए हम चौथे एस्पेक्ट को देख रहे थे, जिसमें हम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख रहे थे। हमने अभी तक फंडामेंटल राइट का इवोल्यूशन देख लिया। हमने ये देख लिया कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। फिर हमने फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स को देख लिया। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देख रहे थे, इसमें हमने आर्टिकल 12 से लेके 28 तक देख लिया था, है ना। अब हम आज के वीडियो में अनुच्छेद 29 से लेके बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और बाकी जितने भी सब हेडिंग्स हमने इस चैप्टर के बनाए हैं, उन सारे सब हेडिंग्स को कवर करते हुए आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो अब बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। और इससे पहले मैं आप सबको बस एक याद दिला देता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक हमने समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 था कर लिया। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक था कर लिया। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 तक था वो कर लिया। हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक था, हमने उसको भी कर लिया। अब हम शिक्षा और संस्कृति के अधिकार की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें 2 आर्टिकल हैं। एक है आर्टिकल 29, दूसरा है आर्टिकल 30। अब इन दोनों में थोड़ा-सा अंतर है। बहुत सारे टीचर्स इसको बाद में बताते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आपके ये ज़हन में हमेशा-हमेशा के लिए रह जाएगा। देखिए, आर्टिकल 29 जो है, वो सिटिज़न्स के राइट्स की बात करता है। वहीं आर्टिकल 30 जो है, वो स्पेसिफ़िकली माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम आर्टिकल 29 के प्रोविजंस की बात करेंगे तो हम सिटीजन्स को ध्यान में रखेंगे, और जब आर्टिकल 30 के प्रोविजंस की बात करेंगे तो हम स्पेसिफिकली विशेष तौर पे अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज वर्ड को ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, तो चलिए देखते हैं कि इनके कंटेंट क्या है। आर्टिकल 29 कहता है कि हमारे देश के सिटीजन्स को इस बात का अधिकार है कि वो अपने भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण कर सके। ठीक है। फिर अनुच्छेद 29 ही कहता है कि हमारे देश के किसी भी नागरिक को किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से मना नहीं किया जाएगा जिसको स्टेट मेंटेन कर रहा हो या जो इंस्टीट्यूशन स्टेट से सहायता प्राप्त कर रहा हो, है ना। तो ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन में किसी भी देश के नागरिक को रेस, कास्ट और लैंग्वेज इन सारे बेसिस पे एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 29 जो है वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों टाइप के माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है। देखिए, किसी भी देश में भाषा, लिपि और संस्कृति को अगर खतरा होता है तो वो अल्पसंख्यकों को होता है। जो बहुसंख्यक होते हैं उनको सामान्य तौर पे अपनी भाषा का, अपनी लिपि का और अपनी संस्कृति का खतरा नहीं होता। जो अल्पसंख्यक होते हैं वो हमेशा समाज में इस डर के साथ जीते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो सकती है, वो समाज के हाशिए पे भेजे जा सकते हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का बखूबी ध्यान रखा है कि हमारे देश में जो भी माइनॉरिटीज हैं, उनकी भाषा, उनकी लिपि और उनकी संस्कृति का संरक्षण का जो अधिकार है, वो फंडामेंटल रहे, और इसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोटेक्ट करे हमेशा के लिए। तो इसी बात को आर्टिकल 29 में लिख दिया गया है। अब देखिए, मान लीजिए कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई नेता बनता है, तो अगर वो नेता अपनी अपनी कम्युनिटी की भाषा का के संरक्षण की बात करता है, अपनी कम्युनिटी के लिपि के संरक्षण की बात करता है, तो ये बात करना अपने पॉलिटिकल स्पीचेस में, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के उन प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होगा जिसे करप्ट प्रैक्टिस माना जाता है। मीन्स कि ऐसी कम्युनिटी का कोई भी नेता अपनी कम्युनिटी की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण की बात पॉलिटिकल स्पीच में कर सकता है, इसे करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा अनुच्छेद 29 था। अब अनुच्छेद 30 जो है, ये विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों की बात करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को ये अधिकार देता है कि वो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सके और उनका प्रशासन कर सके। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अनुच्छेद 29
हमारे देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, उनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 30 विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार देता है और यहाँ तक कि उनको प्रशासित करने का भी अधिकार देता है। फिर अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अगर किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के किसी प्रॉपर्टी को स्टेट अक्वायर करता है, तो ऐसी स्थिति में स्टेट द्वारा कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। इस प्रोविजन को 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। फिर अनुच्छेद 30 ये भी कहता है कि अगर स्टेट कोई भी सहायता प्रदान कर रहा है शिक्षण संस्थानों को, तो ऐसी स्थिति में वो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। चाहे वो अल्पसंख्यकों के संस्थान हो या बहुसंख्यकों के संस्थान हो, सहायता प्रदान करने की स्थिति में दोनों को बराबर जगह दी जाएगी। ऐसा कहना है अनुच्छेद 30 का। अब देखिए, अनुच्छेद 30 में जिस माइनॉरिटी वर्ड की चर्चा की गई है, उस माइनॉरिटी वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे डिफाइन ही नहीं किया गया है ना? फिर देखिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनका जो ये राइट है ना, उनके वो एब्सोल्यूट नहीं है। अनुच्छेद 30 में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को राइट दिए गए हैं, जो माइनॉरिटीज़ को राइट दिए गए हैं, उनका राइट एब्सोल्यूट नहीं है। तो हम देखते हैं कि क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब देखिए, कोई ऐसा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया हो और स्टेट से वो एड प्राप्त करता हो, यानी सहायता प्राप्त करता हो, तो ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो हैं, उसको स्टेट रेगुलेट कर सकती है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिलेबस एंड स्टैंडर्ड्स। यानी ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के सिलेबस को, उनके स्टैंडर्ड्स को स्टेट जो है वो रेगुलेट कर सकती है। फिर कोई ऐसा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट रिकॉग्नाइज करती हो लेकिन सहायता नहीं देती हो, ऐसे इंस्टीट्यूशन को भी रेगुलेट करने का अधिकार राज्य के पास है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिलेबस एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है। फिर एक ऐसा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जिसे ना तो स्टेट रिकॉग्नाइज करती हो, ना ही एड देती हो, ना ही सहायता देती हो, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने का अधिकार राज्य को नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे शिक्षा और संस्कृति के अधिकार थे, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में थे। हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, वो है आर्टिकल 31। अब इसकी चर्चा मैंने पहले भी कई बार की है और अभी भी बता रहा हूँ आपको। आर्टिकल 31 को हमारे फंडामेंटल राइट के पार्ट से डिलीट करके इसको अब एक केवल लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A बना दिया गया है। तो ये हमारे उतने काम का इस पार्ट में नहीं है। अभी तक हमने 5 फंडामेंटल राइट्स को देख लिया: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब आखिरी फंडामेंटल राइट, जो कि इन सारे फंडामेंटल राइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना इसके ऊपर के 5 फंडामेंटल राइट्स का, माफ कीजिएगा, कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। तभी तो इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये आर्टिकल यानी आर्टिकल 32 हमारे संविधान का सोल और हर्ट है, आत्मा और हृदय है। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाती है। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 32 छठा मौलिक अधिकार है, जो हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस अधिकार के तहत हमें फंडामेंटल राइट के वायलेशन की स्थिति में, मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। अब ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, हमारे यहाँ पे कोर्ट का जो सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। आप हायरार्की के माध्यम से, अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं नॉर्मल केसेस में। बट फंडामेंटल राइट का अगर आपका हनन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यू डोंट हैव टू गो थ्रू द वे ऑफ अपील। ऐसा नहीं कि आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, तब जाके आप सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे। नहीं, फंडामेंटल राइट के केस में आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार में ये भी शामिल है कि हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, और ये अधिकार हमें अनुच्छेद 226 से मिलता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर अनुच्छेद 20 में ये बात नहीं लिखी होती
कि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, तब तब हम अपने फंडामेंटल राइट्स को रीइंफोर्स कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो फिर हमारे बाकी राइट्स का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट रह जाता, एक कही सुनी बात रह जाती। और इस बात का महत्व इसका इसलिए भी ज्यादा है कि अब कोर्ट में जाना भी हमारा फंडामेंटल राइट है ना। अपने फंडामेंटल राइट को रीइंफोर्स करवाना भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इसी के महत्व को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि आर्टिकल 32 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। बिना इसके हमारा संविधान कुछ भी नहीं है। ये आर्टिकल जो है वो हमारे संविधान का सोल और हार्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 32 को बेसिक स्ट्रक्चर बताया है हमारे संविधान का। अब आप सबको पता होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर अगर किसी भी आर्टिकल को या किसी भी विशेषता को बना दिया जाता है, तो उसके साथ कब कोई ना तो एग्जीक्यूटिव ना ही लेजिस्लेचर छेड़छाड़ कर सकती है। अगर कोई छेड़छाड़ होता है तो सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा उसके इस कदम को नल एंड वॉइड करार देके दोबारा से उस विशेषता को या उस आर्टिकल को दोबारा से प्रभाव में ला देती है। तो ये था हमारा आर्टिकल 32। अब देखिए इसके प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक मूव करने का हमको अधिकार है। अब आर्टिकल 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट को री करने के लिए रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है। फिर अनुच्छेद 32 कहता है कि पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी किसी दूसरे कोर्ट को रिट इशू करने का अधिकार दे सकते। फिर आर्टिकल 32 के अंदर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट है वो आर्टिकल 359 के अंतर्गत सस्पेंड हो सकता है अगर हमारे देश में कहीं पे भी नेशनल इमरजेंसी लगा हो। बट इसमें भी क्राइटेरियाज हैं, वो हम इमरजेंसी वाले चैप्टर में देखेंगे। बट आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो हमें अधिकार प्राप्त है वो अधिकार किसी भी सिचुएशन में हमसे नहीं छीने जा सकते। बाकी जो भी फंडामेंटल राइट है उनका इन्फोर्समेंट के लिए आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो सस्पेंड हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का पावर है ये ओरिजिनल है, वाइड है, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? अब देखिए ये ओरिजिनल इसलिए है क्योंकि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। वाइड इसलिए है कि हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे तरीके अपना सकता है। वो ऑर्डर्स इशू कर सकता है, वो रिट्स इशू कर सकता है ना। एक्सक्लूसिव नहीं है वो इसलिए कि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला कि हम आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट चले जाए और दूसरा आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट चले जाए। तो हमें यहाँ पे हाई कोर्ट जाने का भी अधिकार है, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट तक ही जाने का अधिकार नहीं है। तो हाई कोर्ट को भी इस मामले में शक्ति मिल जाती है। दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ओरिजिनल है, वाइड है, बट एक्सक्लूसिव नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। फिर आपको एक और बात ध्यान में ये रखनी है कि आर्टिकल 32 केवल और केवल फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, कोई दूसरा राइट इसके अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 32 हम तभी यूज कर सकते हैं जब डायरेक्टली हमारे फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ हो, उसका हनन हुआ हो। ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट का पावर टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट बहुत वाइड है। वाइड इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए बहुत सारे तरीके अपना सकता है। तो उन्हीं तरीकों में एक हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है। अब ये रिट्स क्या होते हैं, हम इसके सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे। हम देखेंगे कि रिट्स कौन कौन से कोर्ट्स इशू कर सकते हैं, कहाँ से लिए गए हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है। तो चलिए हम रिट्स देखते हैं। देखिए रिट्स जो है ना ये केवल और केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही इशू कर सकता है। ठीक। अब रिट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, इसको सॉरी इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन ये हमारा ओरिजिनल नहीं है, ये हमने इंग्लिश लॉ से बोरो किया है। अब रिट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं।
इन सारे रिट्स को अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से कोर्ट्स यूज करती है और हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने का काम करती है। देखिए, रिट्स 5 टाइप के होते हैं। नंबर 1 हेबियस कॉर्पस, इसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। दूसरा मैंडमस, इसको परमादेश कहते हैं। तीसरा प्रोहिबिशन, इसको प्रतिषेध कहते हैं। चौथा सर्टियोरारी, इसको उत्प्रेषण कहते हैं। और पांचवा क्वो वारंटो, इसको अधिकार परीक्षा कहते हैं। हम एक एक करके इन पांचों रिट्स को देखेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान में चीजें क्या रखनी है कि जो हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है, जो रिट क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट का है, वो सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार से बड़ा है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ना केवल फंडामेंटल राइट के केस में रिट्स इशू कर सकता है, बल्कि दूसरे केसेस में भी रिट्स इशू कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट के केस में ही रिट इशू कर सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हाई कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार है, जो हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन से बड़ा है। फिर इन दोनों में एक और अंतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रिट्स का जो पावर है, रिट इशू करने का जो पावर है, उसको एक्सरसाइज करने से मना नहीं कर सकता अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ हो। लेकिन हाई कोर्ट्स अपने रिट जुरिस्डिक्शन को नकार सकता है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हम एक एक करके इन सारे रिट्स को देखेंगे कि ये रिट्स किनके किनके खिलाफ इशू किए जा सकते हैं और किनके किनके खिलाफ इशू नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली यहीं से बनते हैं। अब देखिए, हेबियस कॉर्पस, इसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को इलीगली डिटेन कर लिया गया हो, तो ऐसे केसेस में कोर्ट जिसने डिटेन किया है उसको ये आदेश दे सकती है कि आप उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें, कोर्ट के सामने लेके आए। तो हेबियस कॉर्पस का जो रिट है वो पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट में इशू किया जा सकता है। प्राइवेट इंडिविजुअल ने अगर किसी को डिटेन किया है तो कोर्ट्स प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू कर सकती है। लेकिन कोर्ट्स हेबियस कॉर्पस का रिट किसके किसके खिलाफ इशू नहीं कर सकती? कोर्ट्स ये रिट तब इशू नहीं कर सकती जब डिटेंशन लॉफुल हुआ, मतलब कानूनी, तो गैर कानूनी तरीके से किसी को भी डिटेन करके ना रखा गया, उनको उनका जो डिटेंशन है वो लॉफुल हो। फिर किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया हो और फिर उसको डिटेन किया गया हो, तो ऐसे केसेस में हेबियस कॉर्पस का रिट इशू नहीं किया जा सकता। फिर जो डिटेंशन है वो किसी कंपिटेंट कोर्ट ने किया हो, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर डिटेन किया गया है तो उसको डिटेन करने का जो ऑर्डर पास हुआ है वो किसी कंपिटेंट कोर्ट ने किया है जो उसके क्षेत्र में आता था। तो ऐसी स्थिति में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी नहीं किया जा सकता। फिर अगर डिटेंशन कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के आउटसाइड हुआ, के बाहर हुआ हो, तो ऐसे स्थिति में भी रिट जुरिस्डिक्शन हेबियस कॉर्पस का रिट इशू नहीं किया जा सकता। अब इसका क्या मतलब है कि डिटेंशन जो है वो जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट के बाहर हो। इसका कहने का मतलब ये है कि अब मान लीजिए आप किसी दूसरे देश में घूमने जाते हैं, राइट। वहां पे आपने कोई भी छोटा बड़ा ऐसा कोई क्राइम करते हो और आपको डिटेन करके रख लिया गया। तो ऐसे स्थिति में हमारे देश का कोर्ट उस देश को या उस देश की सरकार को ये रिट इशू नहीं कर सकता कि आप जो भी हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के जिस व्यक्ति को आपने डिटेन किया है उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। तो ऐसे स्थिति में हेबियस कॉर्पस का रिट इशू नहीं हो सकता। फिर कभी आप इंटरनेशनल वाटर में हैं, वहां पे आपको डिटेन कर लिया गया, तो वहां पे हमारे लॉज भी लागू नहीं होते, तो हमारे कोर्ट्स हेबियस कॉर्पस का रिट इशू कर ही नहीं सकते। तो ये हेबियस कॉर्पस का रिट था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो रिट है वो है मैंडमस, इसको हम परमादेश कहते हैं। अब हिंदी में जो इसका शब्द है परमादेश, परम आदेश, उससे पता चलता है कि ये किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है और ये ऑर्डर नकारा नहीं जा सकता। तो मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, में हम आपको आदेश देते हैं। अब ये रिट किसके किसके खिलाफ इशू किया जा सकता है? देखिए, परमादेश कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ इशू कर सकती है कीजिएगा, किसी पब्लिक बॉडी के खिलाफ कर सकती है। अगर वो इंफीरियर कोर्ट है, इंफीरियर कोर्ट का मतलब कि एक बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट को ये रिट इशू कर सकता है, ठीक है। फिर किसी ट्रिब्यूनल को कोर्ट्स ये इशू कर सकता है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कर सकता है ये मैंडमस का रिट इशू, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा, मौसम चेंज होने की वजह से लगभग सभी लोग अभी इस जुकाम से परेशान हैं, तो अपनी आवाज अब मेरी ऐसी हो गई है, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी माफी चाहता हूँ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था
कि कोई भी सुपीरियर कोर्ट किसी इंफीरियर कोर्ट को मैंडेमस का रिट इशू कर सकता है, उसको किसी काम को करने के लिए रोक सकता है, कुछ भी कमांड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट अपने से नीचे सभी कोर्ट को ये रिट इशू कर सकता है। हाई कोर्ट भी अपने से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, उनको इशू कर सकता है। फिर कोर्ट्स को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट भी ये रिट इशू कर सकते हैं, अगर वो ट्रिब्यूनल किसी सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी कोर्ट के इंफीरियर है तो। चलिए अब हम ये देखते हैं कि मैंडेमस का रिट किसके किसके खिलाफ इशू नहीं किया जा सकता। अब देखिए, कोर्ट किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को कुछ भी करने का कमांड नहीं दे सकती। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन जो भी हैं कि आप अगर किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, है ना, उस डिपार्टमेंट में आप की तरफ से अगर कोई भी आपको वो कुछ भी गाइडलाइंस मिले हैं, और ऐसी जो ऐसी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस का रिट इशू नहीं कर सकता। तो ये रिट इशू तब नहीं हो सकता जब ड्यूटी डिस्क्रिशनरी हो। डिस्क्रिशनरी का मतलब ये कि आपको कोई काम करना है या नहीं करना है, ये आपके विवेक पे निर्भर करता हो, है ना, आपकी मर्जी पर निर्भर करता हो। तो आपकी मर्जी से किए जाने वाले काम के लिए भी मैंडेमस का रिट इशू नहीं हो सकता। फिर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में, गवर्नर्स के अगेंस्ट में, और जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनके अगेंस्ट में भी मैंडेमस का रिट इशू नहीं हो सकता। अब देखिए, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को कैसे कोई भी काम करने के लिए ऐसे कमांड कर सकता है ना, कोर्ट वो भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिट है प्रोहिबिशन का। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिषेध। इसका मतलब होता है टू फॉरबिड, किसी भी काम को रोकना। अब ये जो रिट होता है, एक हायर कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को इशू करता है या ट्रिब्यूनल को इशू करता है ताकि किसी प्रोसेस को रोका जा सके। एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से एक हायर कोर्ट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को प्रोहिबिशन का रिट इशू कर सकता है ताकि किसी भी प्रोसेस को रोका जा सके। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि प्रोहिबिशन का रिट फाइनल डिसीजन आने के पहले इशू किया जाता है ना। फिर जो प्रोहिबिशन का रिट है वो केवल जुडिशियल या क्वासाई जुडिशियल बॉडी के खिलाफ ही, के अगेंस्ट ही इशू किया जा सकता है। यानी अगर कोई जो बॉडी है वो न्यायिक है या अर्ध न्यायिक है तो उनके खिलाफ ही प्रतिषेध का जो रिट है वो जारी किया जा सकता है। अगला रिट है सर्टियोरारी। इसको कहते हैं उत्प्रेषण। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। अब देखिए, जो उत्प्रेषण का रिट है, ये रिट भी कोई हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को जारी करता है इस काम के लिए कि अगर लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया हो तो उस ऑर्डर को रद्द किया जा सके, क्वॉश किया जा सके। एग्जाम्पल देता हूं, हाई कोर्ट ने सर्टियोरारी रिट को इशू करके अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी ऑर्डर को क्वॉश कर दिया है तो ये बिल्कुल सही है। अगर हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जारी किसी ऑर्डर को रद्द करना चाहता है तो वो सर्टियोरारी रिट के माध्यम से कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर को रद्द करना चाहता है तो सर्टियोरारी रिट के माध्यम से कर सकता है। अब सर्टियोरारी और प्रोहिबिशन, इन दोनों में फर्क ये है कि जहां प्रोहिबिशन फाइनल डिसीजन के पहले इशू किया जाता है, वही सर्टियोरारी फाइनल डिसीजन के बाद इशू किया जाता है। जहां प्रोहिबिशन किसी भी काम को करने से रोकता है, वही सर्टियोरारी एक हेल्प भी करता है। वो इस तरीके से कि आपको जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को सर्टियोरारी रिट इशू करके ये कह सकता है कि आपके पास अगर कोई भी मामला पेंडिंग है तो आप वो मुझे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये रिट, ये इस बात का अधिकार सर्टियोरारी रिट में है। फिर सर्टियोरारी रिट भी केवल जुडिशियल और क्वासाई जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट में ही इशू किया जा सकता है। अब यहाँ पे वही बात है जो मैंने आपको बताई कि प्रोहिबिशन जहां फाइनल डिसीजन के पहले इशू होता है, वहीं सर्टियोरारी फाइनल डिसीजन के बाद इशू होता है। अब लास्ट जो हमारा रिट है वो है क्वो वारंटो, अधिकार परीक्षा। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, आप किस अधिकार से। अब ये जो रिट है ये कोर्ट्स इशू कर सकती है, माफ कीजिएगा, ये जो रिट है वो कोर्ट्स इशू कर सकती है किसी भी व्यक्ति के क्लेम को इंक्वायर करने के लिए जो कि पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड होगा। इट इज इशूड बाय कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस, कि अगर किसी पर्सन ने किसी पब्लिक ऑफिस के लिए क्लेम किया है तो उसकी लीगैलिटी को चेक करने के लिए कोर्ट्स जो है वो क्वो वारंटो या अधिकार परीक्षा का रिट इशू कर सकती है। ये किसी मिनिस्टीरियल या प्राइवेट ऑफिस के लिए इशू नहीं हो सकता, आपको ध्यान में रखना है। अब
इस रिट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जहां बाकी जो रिट थे चारों, चाहे वो हिबियस कॉर्पस हो, है ना, ये जो बाकी रिट्स थे वो जो भी अग्रीव्ड पर्सन है वही कर सकता था, लेकिन क्वो वारंटो का जो रिट है वो अग्रीव्ड पर्सन के साथ साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो सामाजिक सेवा में रुचि रखता हो, है ना, जो पब्लिक माइंडेड हो। तो अगर मान लीजिए कि मैंने एक क्लेम, मेरे पब्लिक ऑफिस पे मेरा कोई क्लेम है, तो मेरे बदले कोई और व्यक्ति भी इस क्लेम को लेकर कोर्ट में जा सकता है। तो कोर्ट उसके क्लेम के बेस पे भी, उसके कोर्ट में जाने के बेस पे भी मेरे लिए क्वो वारंटो का रिट इशू कर सकती है कि मेरा क्लेम किसी पब्लिक ऑफिस के लिए सही है या नहीं है। तो ये थे हमारे रिट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जहां पे भी आपको डाउट्स हो, है ना, आप वापस एक बारी इसको पीछे करके जरूर देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 33। अब आर्टिकल 33 कहता है कि पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स के फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सके या एब्रोगेट कर सके, प्रतिबंधित कर सके या समाप्त कर सके। संसद को यह अधिकार है कि कोई भी आर्म फोर्सेस का मेंबर अगर है, इसमें बार्बर्स भी आ जाएंगे, आपको ध्यान में रखना है, जो कारपेंटर्स होते हैं आर्मी में काम करने वाले वो भी आ जाएंगे, जो खाना बनाने वाले लोग होते हैं आर्मी में, कुक्स जो होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो इन सब के फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट करने का या एब्रोगेट करने का, यानी प्रतिबंधित करने का या समाप्त करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। ये था हमारा आर्टिकल 33। आर्टिकल 34 कहता है कि जब भी मार्शल लॉ फोर्स में होगा तो ऐसे स्थिति में फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब देखिए, जो मार्शल लॉ है वो भी हमने रिट की तरह अंग्रेजी कानून से उधार में लिया है। मार्शल लॉ का मेंशन कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अब मार्शल लॉ से मिलती जुलती एक स्थिति होती है नेशनल इमरजेंसी की, ठीक है, लेकिन इन दोनों में कुछ फर्क होता है। अब इसी फर्क को हम देखते हैं कि मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में क्या फर्क है। यहीं से आपको क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जहां पे देखिए अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप सीधे सीधे सही फैक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप फैक्ट को डिराइव कर पाते हैं। तो यहाँ पे मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखिए, जहां मार्शल लॉ केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है, वहीं नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स को तो अफेक्ट करता ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 32 का सस्पेंशन हो जाता है अंडर आर्टिकल 359। तो फंडामेंटल राइट्स को तो ये अफेक्ट करता ही है, साथ ही साथ केंद्र राज्य संबंधों में भी प्रभाव डालता है। जो भी रेवेन्यू और लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उस पर भी अपना प्रभाव डालता है, क्योंकि इमरजेंसी की स्थिति में सेंटर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। माफी चाहूंगा। और फिर जो नेशनल इमरजेंसी है वो पार्लियामेंट के टेन्योर को भी बढ़ा सकता है। फिर जो मार्शल लॉ है वो गवर्नमेंट को और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को सस्पेंड कर देता है। यानी जिस भी एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है वहां पे सरकार सस्पेंड हो जाती है। वहां पे जो भी अब नियम कानून चलेंगे वो कोर्ट्स के नहीं चलेंगे, वो जो मार्शल लॉ लगा है, जो सेना के जो नियम है वो लागू हो जाते हैं। लेकिन नेशनल इमरजेंसी सरकार और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को जारी रखता है, ये इसको सस्पेंड नहीं करता। फिर मार्शल लॉ जो इम्पोज किया जाता है वो किसी भी एरिया में इसलिए इम्पोज किया जाता है ताकि वहां पे जो ब्रेकडाउन ऑफ लॉ हुआ है, जो कानून है, कानून का जो ब्रेकडाउन हुआ है उसको रिस्टोर किया जा सके, उसको दोबारा से स्थापित किया जा सके। लेकिन नेशनल इमरजेंसी केवल और केवल 3 ग्राउंड्स पे ही लगाई जा सकती है: वॉर के बेस पे, एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे और आर्म्ड रिबेलियन के बेस पे। केवल इन्हीं 3 रीजंस के बेस पे नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है। फिर जहां मार्शल लॉ किसी स्पेसिफिक एरिया में ही इम्पोज किया जा सकता है, वहीं नेशनल इमरजेंसी किसी एरिया में भी इम्पोज किया जा सकता है या पूरे देश में भी इम्पोज किया जा सकता है, ठीक है। फिर मार्शल लॉ का कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से और बहुत सुचारू तरीके से जो भी प्रोविजंस हैं उनको डिटेल में लिखा गया है। तो ये मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में कुछ डिफरेंस था जो आपको याद रखने हैं। लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है वो ये कि आर्टिकल 35 कहता है कि अगर किसी फंडामेंटल राइट को प्रभावी बनाने के लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो ऐसे कानून को बनाने का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट को है।
एग्जाम्पल देके बताता हूँ। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। लेकिन अगर इस अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या सजा हो, उन लोगों को किस तरीके से रोका जाए, उनके मन में इस बात का डर कैसे हो कि हम अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस ना करें, इस बात के लिए अगर कोई कानून नहीं बनाया जाए और उसमें ये बात नहीं लिखी जाए कि अगर आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, किसी के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको जेल भी भेजी जा सकती है, आप पे जो दंड भी लगाया जा सकता है। तो अगर इस बात को किसी कानून का रूप देके बनाया ना जाए, तो फिर ये आर्टिकल 17 में जो फिर हमारे उद्देश्य लिखे गए हैं कि अस्पृश्यता का अंत, तो फिर एक कही सुनी बात रह जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ क्या किया जाए इस बात का कोई प्रावधान नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आर्टिकल 17 में जो प्रावधान है अस्पृश्यता का अंत, उसको इफेक्ट में लाने के लिए एक SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 लाया गया, ताकि जो भी व्यक्ति अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं उनको रोका जा सके, उनको उनकी जगह, सही जगह दिखाई जा सके। फिर आर्टिकल 16 में हमने देखा था कि राज्य को ये अधिकार होता है कि वो विशेष प्रावधान कर सकता है। तो इस विशेष प्रावधान को करने के लिए बहुत सारे कानून बनाने पड़ते हैं। आरक्षण हो, रिजर्वेशन हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन हो, अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन हो, तो इन सारे केसेस में रिजर्वेशन के लिए कानून बनाने पड़ते हैं। तो ऐसे कानून को बनाने का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट को है। स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। सेम चीज हम आर्टिकल 23 में देखते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट किया गया है ना। जो भी फोर्स लेबर है उसको प्रोहिबिट किया गया है। सेम चीज अगर प्रोहिबिट किया गया है, उसके बावजूद अगर कोई प्रैक्टिस करता है, तो फिर उसके साथ क्या होगा? तो उसके साथ क्या होगा, इस बात को एक कानून बनाकर लाया गया है। जैसे मानव दुर्व्यापार अधिनियम लाया गया है ना। फोर्स लेबर को रोकने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिनिमम वेज एक्ट लाया गया 1948 का। तो ये सारे कानून बनाए गए। तो आर्टिकल 35 यही कहता है कि अगर किसी भी फंडामेंटल राइट को इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको प्रभावी बनाने के लिए कोई कानून बनाया जाता है, तो इस कानून बनाने का अधिकार वो केवल और केवल पार्लियामेंट को होगा। तो ये हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारी बातों को कवर किया गया है, इसका इंपॉर्टेंस तो हम अभी देखेंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के देखो, अभी हमने अलग अलग आर्टिकल का एक्सेप्शंस देखा था, अब ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स के क्या एक्सेप्शंस हम उसको देखेंगे। तो ये हमारा 5वां सब हेडिंग है, एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें हम 3 आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 31A, 31B और 31C। हम इन 3 आर्टिकल्स को फंडामेंटल राइट के एक्सेप्शंस कहते हैं। अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, कैसे इन आर्टिकल्स के प्रोविजंस इन आर्टिकल्स को फंडामेंटल राइट्स का एक्सेप्शन बनाते हैं। देखिए, आर्टिकल 31A कुछ ऐसे कानूनों को सेव करता है जो कि एक्विजिशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। अब देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ, है ना, तो आप इस बात को समझिए कि हमारे समाज के कुछ ऐसे तबके थे जिनके पास अगाध संपत्ति थी, अपार संपत्ति थी। इनके उनके पास इतनी जमीन थी कि वो अपना एक अलग एम्पायर खड़ा कर सकते थे। आपने उधर KGF मूवी में देखा होगा कैसे रॉकी भाई का एक अंपायर होता है। सेम सिचुएशन हमारे देश के कुछ लोगों के साथ थी। अब देखिए, अब जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा है उनको पता होगा कि हमारे समाज के हर एक तबके ने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। बहुत समाज का एक तबका ऐसा भी रहा था जो अंग्रेजों के पक्षधर बन के रहे थे। तो उनको वो लाभ मिला, अंग्रेजों ने उनको बहुत सारी जमीन दी, बहुत सारे जायदाद दिए। तो इन्हीं जमीन जायदादों को होल्ड करते हुए वो हमारे देश में रह रहे थे स्वतंत्रता के बाद भी। अब देखिए, जब कोई भी देश स्वतंत्र होता है तो उसका ये उद्देश्य होता है, और हमारे संविधान में भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है। माफ कीजिएगा। हाँ, तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश के सरकार का ये कर्तव्य था कि हमारे देश के जो भी संसाधन है उसका एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के एक तबके के पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो, वहीं दूसरा तबका भूख से, गरीबी से, बेरोजगारी से, इन सब से मर रहा हो। तो इस कदम को व्यवहारिक रूप में लाने के लिए हमारे सरकार ने क्या किया, इस आर्टिकल 31A को शामिल किया, हमारे संविधान में शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि देखिए, जब मूल संविधान बना था तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट को देखिए,
फंडामेंटल राइट को कर्टेल करना बहुत मुश्किल होता है। अभी भी मुश्किल है, तब भी मुश्किल था। तो इस वजह से जो है आर्टिकल 31A लाके कुछ ऐसे कानून बनाए गए और उन कानूनों को सेव किया गया कि ताकि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा स्टेट है, बहुत ज्यादा संपत्ति है, तो उससे तो एक सीलिंग लगा के उस व्यक्ति से उस संपत्ति को छीन के जिनके पास नहीं है उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, ताकि हमारे समाज में संसाधनों का समवितरण हो। तो आर्टिकल 31A जो है, इसको पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से इसमें शामिल किया गया। इसने कुछ एक्ट्स को प्रोटेक्ट किया और इस ग्राउंड पर इनवैलिडेट होने से बचाया कि वो आर्टिकल 14 यानी विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, और अनुच्छेद 19 जिसमें 6 अधिकारों की बात है, इसी में राइट टू प्रॉपर्टी भी थी। इसको ताकि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के अगर कॉन्ट्रवेंशन में है, इसके अगेंस्ट भी है, तो भी अगर ऐसे कानूनों को इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा और प्रभावी नहीं बनाया जाएगा। अब आर्टिकल 31A में जो भी कानूनों को सेव किया गया था उसमें मोस्टली हमारे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक्ट थे, है ना। फिर इसमें इस बात की भी चर्चा की गई कि अगर राज्य किसी भी व्यक्ति के कल्टीवेटेड लैंड को, यानी कोई ऐसी भूमि जिसपे कोई व्यक्ति खेती कर रहा हो, तो ऐसी भूमि को अगर राज्य अक्वायर करता है तो उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से कॉम्पनसेशन देगा। अब इस प्रावधान को आर्टिकल 31A में 17वें संविधान संशोधन 1964 के माध्यम से शामिल किया गया। तो ये था हमारा आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31B कुछ लॉज को जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी दिलवाता है और ऐसी इम्यूनिटी के लिए उनको 9th शेड्यूल में शामिल करने की बात करता है। अब देखिए, मान लीजिए कि इस राज्य ने कोई ऐसा कानून बनाया जो हमारे फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रवेंशन में हो, बट राज्य चाहती है कि फिर भी ये कानून लागू हो ताकि इससे समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई हो सके। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमारे सरकार के पास एक रास्ता यह है कि वो 9th शेड्यूल में किसी भी कानून को डाल सकती है, और 9th शेड्यूल में डालने के बाद उस कानून को जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी मिल जाती है, न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जब केशवानंद भारती का केस आया और इस केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आता है, तो उसके बाद 9th शेड्यूल में डाले गए किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू संभव है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, नॉट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रवेंशन टू फंडामेंटल राइट। ठीक है, आपको ध्यान में रखता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के आधार पर जुडिशियल रिव्यू किसी भी कानून का किया जा सकता है, चाहे चाहे वो 9th शेड्यूल में ही क्यों ना हो। फिर अपने केशवानंद भारती वाले डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने वामन राव केस 1980 और IR कोएल्हो केस 2007 इन दोनों में सपोर्ट किया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के आधार पर किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल 31B था। आर्टिकल 31C कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जहां पे भी आर्टिकल 39B और 39C आते हैं वहां से आर्टिकल 14 और 19 चले जाते हैं। इसका क्या मतलब है? अब आपको ध्यान देना है ये कि आर्टिकल 39B और 39C DPSP के प्रोविजंस है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 ये हमारे फंडामेंटल राइट के प्रोविजन है। तो देखिए, नॉर्मल केसेस में जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी का एक डिबेट कि कौन किसके प्रायर है, कौन किससे वरीय है। तो आर्टिकल 31C ने डीपीएसपी के आर्टिकल 39B और 39C के प्रोविजन को फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 और 19 के प्रोविजन के ऊपर प्रायोरिटी दी है। यहां पे मींस की ये कि आर्टिकल 31C ने डीपीएसपी के इन दो प्रोविजंस को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वरीयता दी है, प्रभावी बनाया। इस प्रावधान को 25वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से शामिल किया गया। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ अभी नॉर्मल केस ये है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फंडामेंटल राइट हमेशा ऊपर होगा। लेकिन आर्टिकल 31C कहता है कि 39B और 39C ये आर्टिकल 14 और 19 के फंडामेंटल राइट के ऊपर है, यानी डीपीएसपी यहाँ पे फंडामेंटल राइट के ऊपर है। दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट। अब देखिए, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने ये प्रयास किया कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट के ऊपर प्रायर बना दिया जाए, लेकिन इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक ही रथ के दो पहिए हैं, हमें दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। अगर किसी को भी हम ज्यादा प्रायोरिटी या किसी को कम प्रायोरिटी देंगे तो हमारा रथ ही टूट जाएगा, और ये वो रथ है जिसपे हमारा देश आगे बढ़ रहा है।
तो इसलिए ये हमेशा ध्यान में रखना है कि डीपीएसपी को और फंडामेंटल राइट को जहां तक हो साथ साथ लेके चला जाए। अब देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि आर्टिकल 31A और 31C, है ना, ये जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी प्रदान करता है कोई भी किसी, अगर पार्लियामेंट के किसी लॉ को, ठीक है। लेकिन ये स्टेट लॉ को जुडिशियल लॉ से इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन अगर कोई स्टेट लॉ प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व्ड है और उनको एक्ट और उनका एसेंट मिल जाता है, प्रेसिडेंट का एसेंट अगर किसी स्टेट लॉ को मिल जाता है, तो ऐसे लॉ भी जुडिशियल रिव्यू से इम्यून हो जाएंगे, आपको ध्यान में रखना है। फिर फंडामेंटल राइट की हमने विशेषताएं देख ली कि कैसे ये हमारे देश के नागरिकों को एक ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जिन स्थिति में उनका जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो पॉसिबल होता है। लेकिन फिर भी कोई भी अवधारणा कितनी भी अच्छी हो, उसका क्रिटिसिज्म ऑब्वियस है। समाज का एक तबका हमेशा ऐसा होता है जो अच्छे से अच्छे कानून से भी नाखुश होता है। तो सेम चीज यहाँ पे फंडामेंटल राइट के बारे में है। अब फंडामेंटल राइट के अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो इस पे लिमिटेशन बहुत एक्सेस है। हर एक आर्टिकल के हम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि अगर आपको ये अधिकार है, लेकिन आपको इस स्थिति में ये अधिकार नहीं है। आपको देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार है, लेकिन आप जो आईएलपी वाले स्टेट्स हैं उनमें भी सब बिना परमिट के नहीं जा सकते। आपको देश में कहीं भी बसने का अधिकार है, लेकिन आप आदिवासी के क्षेत्रों में नहीं बस सकते। तो हमारे फंडामेंटल राइट पे एक्सेसिव लिमिटेशंस होने की वजह से इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। फिर हमारे फंडामेंटल राइट में सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स भी नहीं है, इस आधार पर भी क्रिटिसिज्म किया जाता है। अब देखिए, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को इनको डीपीएसपी में शामिल कर लिया गया है। तो जब हम इस क्रिटिसिज्म को काउंटर करेंगे तो हम वहां पे ये बताएंगे कि सोशल और इकोनॉमिक राइट्स जो हैं वो डीपीएसपी में ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए। फिर इसका क्रिटिसिज्म इस बात पे भी किया जाता है कि टर्मिनोलॉजीज के बारे में क्लैरिटी नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग का जो अल्पसंख्यक शब्द है उसका उसका कहीं भी विस्तार से चर्चा नहीं है। उसकी कहीं भी चर्चा नहीं, विस्तार से तो छोड़िए, उसकी कहीं भी चर्चा नहीं है। मार्शल लॉ का हमारे संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो कोई भी क्लैरिटी नहीं है टर्मिनोलॉजीज के बारे में। इस आधार पर भी फंडामेंटल राइट को क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर फंडामेंटल राइट का परमानेंसी नहीं है, नो परमानेंसी। कहने का मतलब कि फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट अगर चाहे तो कर्टेल कर सकती है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट में ना हो तो। फिर देखिए, फंडामेंटल राइट जो है वो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाते हैं, इस आधार पर भी क्रिटिसिज्म किया जाता है। फिर फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए हमें कोर्ट में जाने का अधिकार है, लेकिन ये जो अधिकार है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। एक सामान्य व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अगेंस्ट में कोर्ट में जाने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी न्यायिक प्रक्रिया इतनी महंगी है कि उस व्यक्ति की जमीन जायदाद सारे बिक जाएंगे, तब जाके उसको अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने का अधिकार फिर वापस मिल जाएगा। उसका फंडामेंटल राइट जो है वो री हो पाएगा। तो इस आधार पर भी फंडामेंटल राइट को क्रिटिसाइज किया जाता है। अब देखिए, फंडामेंटल राइट में हमने देखा कि आर्टिकल 22 में एक प्रिवेंटिव डिटेंशन की चर्चा थी। अब मैं आपको बताऊं कि किसी भी दूसरे लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो इस पॉइंट को आप संविधान की आलोचना में भी लिख सकते हैं, फंडामेंटल राइट की आलोचना में भी लिख सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट में प्रिवेंटिव डिटेंशन को शामिल किया गया है, जो कि किसी भी दूसरे लोकतांत्रिक देश के संविधान का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। फिर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि हमारे फंडामेंटल राइट की कोई कंसिस्टेंट फिलॉसफी भी नहीं है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट का क्रिटिसिज्म था। उम्मीद करता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की गुंजाइश थी नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करके समझा दिया। अब देखिए, हमने फंडामेंटल राइट की आलोचना देख ली, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद हमारे फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कैसे? देखिए, फंडामेंटल राइट में जो भी बातें कही गई हैं, ये बातें उन एक ऐसे डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्टैब्लिश करता है जो किसी भी देश के सर्वोत्तम विकास, सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। दैट इज वाई फंडामेंटल राइट्स आर सिग्निफिकेंट। फिर फंडामेंटल राइट किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के मटेरियल और मोरल प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है।
मटेरियल प्रोटेक्शन का मतलब है, मान लीजिए अब जैसे आपने देखा कि आपकी अगर कोई भी जो कल्टीवेटेड लैंड है उसको अगर स्टेट अक्वायर करता है, तो ऐसे स्थिति में आपको कंपनसेशन मिलेगा, है ना। तो ये आपका मटेरियल जो प्रोटेक्शन है उसको प्रोवाइड करता है, मोरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर जो फंडामेंटल राइट है वो इंडिविजुअल लिबर्टी का बलवर्क है। अब देखिए, किसी भी देश में अगर आप चाहते हैं कि उस देश की जनता उस देश के विकास में सर्वाधिक योगदान दे, तो ऐसी स्थिति में आपको उस देश की जनता को लिबर्टी देनी ही पड़ती है, और ना केवल इंडिविजुअल लिबर्टी, आपको कम्युनल लिबर्टी भी देनी पड़ती है। तो इंडिविजुअल लिबर्टी को इंश्योर करने का काम हमारा करता है फंडामेंटल राइट। फिर फंडामेंटल राइट हमारे देश में कानून के शासन की व्यवस्था करवाता है। फिर हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो माइनॉरिटीज को और वीकर सेक्शंस को, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे देश के सेक्युलर फैब्रिक को, जो हमारे धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है हमारे देश में, उसको मजबूत करता है। आर्टिकल 25 से 28 हमने देखा। ये सरकार के एब्सोल्यूटनेस पे चेक एंड बैलेंस लगाता है। अगर सरकार कोई भी कदम उठाती है तो फंडामेंटल राइट वो हमेशा ध्यान में रखती है कि वो फंडामेंटल राइट की कॉन्ट्रवेंशन में ना हो, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। तो सरकार को कोई भी ऐसा कदम उठाने से रोकती है जो कि एकदम एब्सोल्यूटनेस को फॉलो करता हो। फिर जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे देश में, हमारे समाज में सोशल इक्वलिटी और सोशल जस्टिस का जो फाउंडेशन स्टोन है उसको रखने का काम करती है। हमने देखा कि कैसे हमारे समाज के हर एक तबके को ध्यान में रख के फंडामेंटल राइट को बनाया गया है। तो इससे क्या होगा, समाज में समानता आएगी, लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा। फिर फंडामेंटल राइट जो है वो इंडिविजुअल डिग्निटी को इंश्योर करते हैं, इंडिविजुअल्स को रिस्पेक्ट करते हैं। इन सबको इंश्योर करने का काम करते हैं फंडामेंटल राइट। तो ये फंडामेंटल राइट्स के सिग्निफिकेंस थे जो आपको ध्यान में रखना। देखिए, इनमें से अगर आपको 5 या 6 पॉइंट्स भी ध्यान में है तो आप बाकी पॉइंट्स खुद से निकाल पाएंगे, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो। अब फंडामेंटल राइट के जो है पार्ट 3 में जो भी हमें राइट्स हैं, उसके अलावा भी हमें कुछ राइट्स मिले हुए हैं जो कि पार्ट 3 से बाहर है, फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में नहीं है। तो ऐसे राइट्स में एक तो है आपका आर्टिकल 265, जो ये कहता है कि बिना किसी कानून के कोई भी अथॉरिटी टैक्स नहीं लगा सकती। फिर आर्टिकल 300A है जिसको फंडामेंटल राइट के वाले पार्ट से डिलीट कर दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये अभी हमारे दूसरे फंड पार्ट 3 से बाहर का राइट है। आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का हमारे पास राइट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का राइट है। तो ये अब हमारा फंडामेंटल राइट का चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि मैंने इसके सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डील अच्छे से किया है, आपको समझ में भी आया है। अब हम मिलेंगे डीपीएसपी वाले वीडियो में, वहां पे हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी बहुत अच्छे से डील करेंगे। तो जाते जाते बस आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।